गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो देखिए, हम मौजूद है दिल्ली के दिल विजय चौक में और ये सबसे पॉश और सबसे महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव किन किन तारीखों को होगा। इसके अलावा देश की तमाम बड़ी खबरें हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ आप बने रहिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बिहार की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था दीपिका हमेशा सवालों के घेरे में नजर आती है। अब जरा भागलपुर की एक तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को, जहां एग्जाम सेंटर में पहुंचने में छात्रों को देरी क्या हुई, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद छात्रों ने जो तरीका अपनाया वो बहुत हैरान करने वाला है। और देखिए, इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। ये एग्जाम किस भर्ती के लिए था और पूरा मामला क्या था, क्या तरीका स्टूडेंट्स की तरफ से अपनाया गया है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ रहे हैं। अफरा तफरी मची है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई हैं, जहां जिले के 24 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन इस दौरान एक सेंटर से जो तस्वीरें आईं वो चौंकाने वाली हैं। एग्जाम सेंटर पर कुछ छात्रों ने दीवार फांदकर एंट्री ली, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एग्जाम गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर एंट्री करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच पाए और परीक्षा केंद्र का मेन गेट बंद हो गया। एग्जाम सेंटर पर लेट आने की वजह से जब परीक्षार्थियों को अंदर जाने से रोका गया तो उनमें से कुछ छात्र मारवाड़ी पाठशाला इंटर कॉलेज की दीवार और ग्रिल फांदकर अंदर घुस आए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के कविता को आज कोर्ट में पेश किया जाने वाले हैं और दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। केसीआर की बेटी के कविता पर साउथ ग्रुप से लिंक और 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। गिरफ्तारी के खिलाफ आज प्रदर्शन भी बीआरएस पार्टी करने वाली है। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को हैदराबाद से कल गिरफ्तार किया था। के कविता के हैदराबाद वाले घर पर ईडी ने छापेमारी की, जिसके कुछ घंटों के बाद उन्हें पकड़ा गया। कविता ने ईडी के कुछ समन नजरअंदाज किए थे, जिसके बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और कर उन्हें पकड़ा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को हैदराबाद से कल ही गिरफ्तार किया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता ने ईडी के कुछ समन नजरअंदाज किए थे और इसके बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में देखिए कई बड़े चेहरे हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उनमें से एक है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना ही होगा। जी हाँ, और इसके अलावा पूरा मामला क्या है, क्यों मुश्किल में अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आज कितनी बड़ी खबर ये है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने के लिए निचली अदालत के पास जाने को कहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें समन करने वाले मजिस्ट्रेट आदेश को चुनौती दी है। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। ईडी दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके चलते ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराई थीं। तब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे?
क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज अदालत में पेश होंगे या फिर नहीं, और इस बाबत ईडी का अगला क्या कदम होगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आपको झारखंड के चतरा से बताते हैं, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था की दीदियों को मदद करना भारी पड़ गया। दरअसल सड़क पर पलटी कार को देखने के लिए वो उतरी थी, लेकिन खुद ही हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कैसे ये हादसा हुआ, देखिए रिपोर्ट। झारखंड के चतरा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटे स्विफ्ट डिजायर कार में सवार लोगों को बचाने उतरी ब्रह्म कुमारी संस्था की दीदियों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में मौके पर ही 2 की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हैं, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना चतरा थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के पास हुई। हाईवे पर एक कार पलट गई थी। इस हादसे को देख वहां से गुजर रही ब्रह्म कुमारी संस्था की दीदियां घटनास्थल पर मदद के लिए अपनी कार से उतरी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कोयला से लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ब्रह्म कुमारी संस्था की वैन में मौजूद सभी लोग हादसे का शिकार हो गए। इस वैन की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी तेज थी। हादसे में वैन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर पलटी कार और टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुई वैन को हटवाया और मृतकों की पहचान कर फरार ट्रक सवार की तलाश शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे अहम खबर, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज होने वाला है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा और कब कब होगा। बिल्कुल, तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोपहर 3 बजे करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करेगा। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है और पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार के लोकसभा चुनाव भी 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं, जबकि एनडीए में लगभग 40 पार्टियां हैं। वहीं इस बार एनडीए मोदी की गारंटी के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और खुद पीएम मोदी तीसरी बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। वहीं विपक्ष ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर उनके साथ साथ 100% वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों में विश्वास हो कि वो जो वोट दे रहे हैं वो सही वोट दे रहा है, वो ईवीएम में सही आ रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आशंका अभी पैदा उठी है ईवीएम को लेकर। तो हम चाहते हैं कि 100% वीवीपैट हो, पेपर ट्रेल हो। हम 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, और ये संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। तो हम विश्वास पर कई सवाल उठते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए गए थे। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी के लिए 19 मई को हुई थी। नतीजे 23 मई को आए थे और देश में दूसरी बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं।
इस बार भी सारे ओपिनियन पोल एनडीए की बम्पर जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे ही पूरी तस्वीर साफ करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। आपका विश्वास, सहयोग और समर्थन मेरे लिए खास है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण में सहयोग और सुझाव की मांग की है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने लिखा कि आपका विश्वास, सहयोग और समर्थन मेरे लिए बहुत ही खास है। इस चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस और कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था और किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद भी दी गई है। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जो कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ईमानदार प्रयास किए। इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने बीते 10 साल में अपनी सरकार की सभी योजनाओं का जिक्र भी किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीए, जिसको लेकर के जो शरणार्थी है वो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रहा है। वैसे भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मजहब के आधार पर सिटीजनशिप दी जा सकती है तो मजहब की बुनियाद पर ही वो छीनी भी जा सकती है। सीए कानून को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता ये बताने में जुटे हैं कि ये कानून नागरिकता देने का है, न कि लेने का, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भड़काऊ राजनीति से बाज नहीं आ रहे कि सीएए कानून को आप सिर्फ सीएए के तौर पर नहीं देख सकते। सीएए के कानून को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि सीए और एनआरसी कानून का ताल्लुक सिटीजन कानून से है, लिहाजा एनआरसी लागू कर लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सीएए का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। वहीं ओवैसी की गुमराह करने वाली राजनीति पर बीजेपी नेता वीके सिंह ने पलटवार किया है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सीएए जो है वो देश के किसी नागरिक से ताल्लुक ही नहीं रखता। कोई हमारे किसी की नागरिकता को लेने या ना लेने का कोई उसके अंदर सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आज़ादी से पहले अलग अलग जगह पर थे और वहां से प्रताड़ित होकर अगर वो वापस आते हैं देश के अंदर, तो उनको कैसे देश के अंदर शामिल किया जाए, सिर्फ उनके लिए। आगामी लोकसभा चुनाव में सीए का मुद्दा हावी रह सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे से किसे सियासी फायदा मिलता है और किसे सियासी नुकसान। एक दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई है, जहां 12 साल के एक मासूम बच्चे पर 26 बार चाकुओं से वार किया गया। अब आप सोचिए उस बच्चे की स्थिति क्या होगी। और बच्चे पर यह हमला करने वाला, 12 साल के मासूम बच्चे पर हमले करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी निकला। अभी फिलहाल बच्चे की स्थिति क्या है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। छतरपुर में 12 साल के बच्चे पर उसके ही पड़ोसी युवक ने चाकू से 26 वार किए। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। किसी ने उसको मारा है, लथपथ खून में, मोहल्ले वाले लेके आए, हम तो घर ही नहीं पहुंच पाए। हमें यहीं के यहीं वापस हो गए बाजार से अस्पताल के लिए। कुछ पता चला किसने मारा? नहीं, अभी नहीं पता चला। हमले में मासूम के सिर, गर्दन, पेट और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चा आया है,
पुलिस लाइन क्षेत्र का रहने वाला है और उसको मल्टीपल स्टेप वुंड है। बच्चे की हालत गंभीर है, उसका उपचार किया जा रहा है। जी कहाँ से घाव हैं? जी बच्चे को काफ़ी सारे घाव हैं, उसके सर से लेके गर्दन और छाती और पेट पर। आरोपी पड़ोसी ने घर के भीतर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते बच्चे को निशाना बनाया गया। आरोपी शख्स नशे का आदी है। हम गए उठा के तो अंदर यहाँ पे कट 3-4 जगह, यहाँ पे कट, यहाँ पे और यहाँ पे पूरा खून डला था अंदर। फिर उसको जल्दी से कपड़ा लपेट के अस्पताल हॉस्पिटल लेता है। बस इतना ही है। आस पास कोई नहीं मिला बच्चे से? हाँ वहाँ पे कोई नहीं मिला था। घायल मासूम 5 क्लास में पढ़ता है और वो अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक अच्छी खबर आपको बताएं, जहां पर वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 महीने से तेंदुआ उस इलाके में घूम रहा था और अब उसे वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। पिछले 3 महीने से लोग दहशत में थे। इलाके के लोगों ने कई बार इस तेंदुए को देखा भी, लेकिन अब इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इंदौर के रिहायशी इलाकों में पिछले 3 महीनों से दहशत फैला रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ लिया है। ये तेंदुआ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के राजा रामन्ना कैंट क्षेत्र से पकड़ा गया है। वन विभाग तेंदुए को पकड़कर इंदौर के चिड़ियाघर ले गए, जहां सबसे पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फिलहाल तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। एडल्ट तेंदुआ है ये और मेल है ये। और चूंकि हज़ारों एकड़ में घूमने वाला जब तेंदुआ इस तरह के छोटे से एनक्लोजर में आ जाता है तो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है और अपने आप को तनाव में महसूस करता है। और इसमें जल्दी इतनी हम लोगों को इसलिए भी करना पड़ेगी कि अपने आप को और इंजर्ड ना कर ले, क्योंकि मैंने इसको देखा है, इसको पूरा फिजिकली फिट है, एग्रेशन भी इसका वही इसका वाइल्ड का है और बेहतर होगा कि इसको जल्दी जल्दी इसको वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाए। बता दें कि इंदौर के आसपास के जंगल से भटककर एक तेंदुआ काफी समय से इंदौर के आसपास के इलाके में घूम रहा था। तेंदुआ घनी आबादी वाले क्षेत्र में 3 महीने तक भटकता रहा। पिछले कई दिनों में अलग अलग जगहों पर तेंदुआ देखे जाने की खबरें भी लगातार मिल रही थीं, जिसके चलते लोगों में काफी खौफ था। वन विभाग की टीम भी पिछले 3 महीनों से लगातार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। तो वहीं वन विभाग ने अभी भी इलाके में तेंदुए के परिवार के मौजूद होने की आशंका जताई है। और खबर ये थी कि 2 से 3 तेंदुए हैं, 2 तो प्रत्यक्ष रूप से देखे भी हैं, हो सकता है उनकी फैमिली भी हो। तो फिर हमारी टीम ने पिंजरे लगाए और कल रात में लकीली ये फंस गया है और आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे। आखिरकार अब राजा रामन्ना कैंट क्षेत्र से तेंदुए का रेस्क्यू करने में वन विभाग को सफलता हासिल हुई। इंदौर में तो लोगों ने इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक भालू ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जंगली भालू ने एक युवक को घायल कर दिया है। जी हाँ, घायल शख्स की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसके शरीर पर कई गंभीर चोट आए हैं। फिलहाल वो शख्स कैसा है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गांव हाड़ी जम्मू शहीद में एक जंगली भालू के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चारपाई पर करीब 2 घंटे पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। जिस शख्स पर भालू ने हमला किया वो 16 साल का है। भालू ने शख्स के शरीर पर कई हमले किए हैं, जिसके चलते उसकी हालत नाजुक है। घायल को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उसे राजौरी रेफर कर दिया। दूसरी जो इसकी आंख है वो भी तकरीबन जख्मी है। अब इसको यहाँ से राजौरी रेफर किया है। हमारी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इस बच्चे को फिलपोर जो है इसको रिलीफ भी दी जाए, इसका मुकम्मल इलाज करवाया जाए। भालू ने युवक पर हमला उस वक्त किया जब वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। शोर सुनकर ग्रामीण उसे बचाने पहुंचे, लेकिन तब तक भालू ने उसके चेहरे, सर और गर्दन को बुरी तरह नोच डाला। यही कहना चाहते हैं, इसका इलाज मुआवजा करना चाहिए। गरीब आदमी है हम, पल्ले तो कुछ है ही नहीं। वही पेट बकरी का काम करके बेच पटा के अपना कारोबार चलाते थे। वो पेट को साफ किया था, इसने वो काट दिया था, उन पेटों को भी बेचेंगे। पुंछ जिले के ग्रामीणों का आरोप है कि इसी साल 4-5 लोग भालू का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की बड़ी खबरें, लेकिन उससे